Yes, class. Very good morning, all of you. Very good morning. तो आज हम लोग करने जा रहे हैं CFR पेपर नंबर 17। इसका एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन, जो कि डिपेंड है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। इंटेंजिबल एसेट्स की जैसे ही मैं बात करता हूं तो आ गई बात गुडविल की। हम लोग आज बात करने जाएंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में तो बिजनेस वैल्यूएशन, एंड साथ में अगर मैं बात करूं बिजनेस वैल्यूएशन और CFR दोनों का कॉमन चैप्टर है ये। तो बात करते हैं गुडविल की कि आखिर गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले हम लोग एक छोटी सी बात समझते हैं कि आखिर गुडविल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? क्या होती है गुडविल? नॉर्मल सी बात है, जितना हम लोग कंटिन्यूअसली बिजनेस के अंदर एफर्ट्स देते हैं, सिमिलर टाइप के बिजनेस के अंदर हम लोग कंटिन्यूअसली क्या देते जा रहे हैं? एफर्ट्स देते जा रहे हैं। हमारे कंपैरिजन में कोई दूसरा बिजनेस है, सेम बिजनेस कर रहा है, बट उसको प्रॉफिट हमारे कंपैरिजन में कम हो रहा है और हमें क्या हो रहा है? वो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग प्रीवियस 5 to 6 years के अंदर उस बिजनेस के अंदर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं। और जो अभी दूसरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है, जो जस्ट सेम हमारा बिजनेस है, उसने जस्ट अभी स्टार्ट किया। क्यों हो ऐसा? क्यों? बिकॉज हम लोग पास्ट टाइम से उस वर्क को करते हुए आ रहे हैं, तो मार्केट में हमने उस पास्ट टाइम से क्या किया है? कुछ वैल्यू जनरेट की है। उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। उस वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। एक एग्जांपल, सारे के सारे सीएमए हो नहीं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप फ्यूचर के अंदर सारे के सारे सीएमए बनेंगे और सीएमए बन के आप चले जाएंगे प्रैक्टिस के अंदर। कहां चले जाएंगे? प्रैक्टिस के अंदर। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस की इस दुनिया में कूदेंगे तो आपका सामना होगा कुछ ऐसे सीएमए से जिनको अप्रोक्सीमेट 30 years का एक्सपीरियंस है, और आप एकदम क्या हो? फ्रेशर हो। ओके, ये भी भाई साहब प्रैक्टिस करते हैं। आप नए नए अभी प्रैक्टिस के अंदर कूदे। ये पूरे के पूरे ईयर की अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं तो इनका रेवेन्यू आ रहा है 50 लाख रुपए का। वही काम आप कर रहे हो और आपका रेवेन्यू आ रहा है 20 लाख का। दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? अगले के पास 30 ईयर का क्या है? एक्सपीरियंस है। और जबकि आप एक हो फ्रेशर, तो जितना आपके कंपैरिजन में ये एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, वो किस कारण से अर्न कर रहा है? इसने मार्केट में कुछ अपनी रेपुटेशन बनाई है, और इस रेपुटेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अब एक पर्सन ये सीएमए चाहता है कि इसके पास जितनी भी कंपनीज हैं, उन सारी की सारी कंपनी को मैं क्या कर लूं? अक्वायर कर लूं। जो हमारा ये एक्सपीरियंस सीएमए था, इसकी एज थी 55 ईयर। तो एक बेसिक टेंडेंसी है इंडिया के अंदर कि एक पर्सन कितने ईयर्स तक वर्क करता है? 60 ईयर्स तक। मतलब ये 50 लाख रुपए जो अर्न करना चाह रहा है, ये अगले 5 सालों तक अर्न करेगा। मतलब 5 सालों के अंदर 2 करोड़ 50 लाख रुपीस ये अपने अकाउंट के अंदर देखना चाहेगा। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर साल 50 लाख, तो 5 सालों के अंदर कितने अर्न करना चाहता है ये? हर साल अगर 50 लाख करेगा तो 5 सालों में ये 2.5 करोड़ रुपए अर्न करेगा। फ्रेशर है, ये चाहता है जितनी भी कंपनी इस ओल्ड सीएमए के पास है, वो सारी की सारी कंपनी क्या आ जाए? मेरे पास आ जाए। तो क्या करेंगे आप? ये रेडी है जितना भी अमाउंट ये मांग रहा है उसको पे करने के लिए। तो अगला क्या करेगा? वैल्यू चेक करेगा खुद की, और उस वैल्यू के ब्याह पे ही अपना पूरा का पूरा बिजनेस किसको सोल्ड कर देगा?
फ्रेशर को सोल्ड कर देगा। जो भी अमाउंट ये फ्रेशर सीए इस एक्सपीरियंस टीचर को दे रहा है, एक्सपीरियंस टीचर और सीएमए को दे रहा है, क्यों दे रहा है? बिकॉज इसकी मार्केट के अंदर इसकी क्या है, रेपुटेशन बनी हुई है, इस कारण से ये अमाउंट का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। ओके, अब बात आती है, अब बात क्या आती है कि आखिर वैल्यूएशन कैसे किया जाए, वैल्यूएशन कैसे किया जाए। ये तो जनरल सेंस हो गया कि भाई 50 लाख की हर साल की अर्निंग है, अगले 5 साल काम करेगा, और ये आज के दिन ही इसका पूरा का पूरा बिजनेस क्या करना चाहता है, परचेस करना चाहता है। तो वो कितने रुपए की डिमांड कर रहा है, उन फाइल्स की, जो उस फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उन फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट है, उनकी डिमांड कर रहा है, ये मुझे दे दो, मैं इनका काम करूंगा, इनका काम मैं करने को तैयार हूं, मैं 2.5 करोड़ आपको देने को तैयार हूं। लेकिन इसके माइंड में भी तो रहेगा ना कि इन फ्यूचर उन 2.5 करोड़ से, अभी तो ये 2.5 करोड़ मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन फ्यूचर के अंदर इन 2.5 करोड़ से मैं कैसे 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ये इसकी बात है। अल्टीमेट इसका पूरा का पूरा जो कैरियर है वो किसके ऊपर टिका हुआ है, 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर। ठीक है, तो आखिर पर ईयर के ये 50 लाख का कैलकुलेशन क्यों किया जा रहा है, आखिर इसके ये 50 लाख की वैल्यू कैसे जनरेट हुई, उसकी बात करते हैं पहले। जो ये 50 लाख रुपए इसने अपनी वैल्यू का कैलकुलेशन किया, तो ये 50 लाख बने कैसे, पहले हम लोग उसकी बात करते हैं। तो पहले जब मैं इसकी बात करूंगा, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गुडविल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हम उसी 55 साल पुराने, हम उसी 55 साल पुराने वाले सीएमए की बात करें, तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या उसके मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होगा क्या गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने में, होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है, मैनेजमेंट का होगा। क्या इसके नेचर ऑफ बिजनेस का रोल होगा या नहीं होगा, कि ये किस तरीके का बिजनेस कर रहा है, प्रैक्टिसिंग का बिजनेस कर रहा है। जब तक मार्केट में नहीं रुकेगा तब तक मार्केट में रेपुटेशन नहीं बन सकती, तो नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट तो करेगा ही करेगा। साथ में क्या बिजनेस की टाइम लिमिट, कितने साल का एक्सपीरियंस था इसको, 30 सालों का, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये भी हमारी किसकी वैल्यू को अफेक्ट करेगी, गुडविल को अफेक्ट करेगी करेगी। क्या क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अफेक्ट करेंगी? आप लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, सारे ट्रेनिंग पे जाते हैं, फाइनल के स्टूडेंट हो, सबने ट्रेनिंग ज्वाइन कर रखी होगी या फ्यूचर के अंदर ट्रेनिंग ज्वाइन करने वाले हो, राइट? अगर जिस पर्सन के पास आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो आपसे बदतमीजी से बात करे, तो क्या ट्रेनिंग लेना वहां से पसंद करेंगे आप? बिल्कुल नहीं करेंगे ना, नहीं करोगे ना। तो क्या ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के अंदर वही वाली बात आ रही है क्या, कि आपका क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट से बात ही नहीं कर रहे? ग्राहक भगवान होता है, भगवान से ही बदतमीजी से बात करोगे? भाई पर्सन का नेचर है, पर्सन का नेचर है, जैसे ही वो आपको सिखा रहा है तो आपसे किस तरीके से बात कर रहा है, हो सकता है उसके नेचर में ऐसा हो, उसके पास जो क्लाइंट आ रहा है उसी तरीके से बदतमीजी से बात करता हो उससे भी, तो क्या क्लाइंट अगली बार आएगा? नहीं आएगा। तो गुडविल को अफेक्ट करने वाली एक चीज और है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, विच टाइप ऑफ क्वालिटी यू आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा कोई और आपके पास हो टॉपिक जिससे गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होती हो तो बताएं। हाँ बोलो, इसके अलावा। हाँ जी, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले और कोई फैक्टर्स हैं, बोलो। बिजनेस की लोकेशन अफेक्ट करती है, जी हां, बिजनेस की लोकेशन अभी बहुत अफेक्ट करती है, लेकिन लोकेशन अफेक्ट करती है एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, कोविड के बाद ये लोकेशन के जो बैरियर है वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, हुए हैं या नहीं हुए? लोकेशन का जो बैरियर है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। आजकल सारे के सारे ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बिलीव करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी हो, मैं अभी मेरी ऑनलाइन क्लास की बात कर रहा हूं, तो स्टूडेंट केवल यहीं पे नहीं है आप ऑफलाइन, इसके अलावा काफी सारे ऑनलाइन स्टूडेंट भी क्या है, कनेक्टेड है। तो ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मल सी बात है,
आईफोन अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है तो क्या इससे इसकी गुडविल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, कोई ना कोई तो पड़ेगा, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी तो प्रोवाइड कर रहा है, तो ब्रांड वैल्यू उसकी वैसे भी क्रिएट हो रही है। चलिए, उसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जो बिजनेस की वैल्यू को अफेक्ट करेगी, जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करेगी, बोलो। मैनेजमेंट हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, आपके बिजनेस का टाइम पीरियड हो गया, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हो गई, आपकी लोकेशन हो गई। इसके अलावा गुडविल को और कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं? यस, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी करेगी, करती है, हाउ? अगर कोई कंपनी है, वो अपना डिविडेंड अगर रेगुलर वे में हायर इंक्रीज डिक्लेयर करता हुआ जाएगा, तो इन्वेस्टर के माइंड में इतना तो जाएगा कि इस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। इतना जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं, इसका मतलब आपकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो एक कंपनी की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी भी है, वो भी गुडविल के कैलकुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो फैक्टर्स ऑफ गुडविल के अंदर काउंट होते हैं। चलिए, ये तो थे फैक्टर्स। अब बात आ रही है, आखिर गुडविल का कैलकुलेशन करना ही क्यों है? वॉट इज द नीड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? हम लोग आखिर गुडविल का कैलकुलेशन करना ही क्यों चाहते हैं, बताइए। बात कर रहा हूं किसकी? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आखिर क्या नीड है गुडविल का वैल्यूएशन करने की? क्यों कर रहा हूं मैं गुडविल का कैलकुलेशन, बोलिए। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आप बिजनेस किस तरीके का कर रहे हैं। या तो आप एज ए सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, या फिर आप एज ए पार्टनरशिप काम कर रहे हैं, या फिर आप एज ए कंपनी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे गुडविल की कैलकुलेशन की नीड क्यों होगी? मैं चाहता हूं मैं मेरा बिजनेस क्या कर दूं, मार्केट के अंदर सेल कर दूं। 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी मेरी एसेट्स हैं अप्रोक्सीमेट 30 लाख की, लेकिन पिछले 25 सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो जितनी मेरी एसेट्स हैं क्या मैं उतने में ही सेल करूंगा? जी नहीं। जो मैं नाम अपना उसके ऊपर मैंने अर्न किया है, उसको अगर मैं मार्केट में सेल करूंगा, तो 25 साल की मेहनत, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो पर्सन मुझसे परचेस करेगा, उसको उस नाम का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो उस बेनिफिट में मेरा कोई तो हक है ना हक? तो जब कोई सोल प्रोप्राइटर अपना पूरा का पूरा बिजनेस क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है, तो वो किसका वैल्यूएशन करता है? वो कैलकुलेशन करता है गुडविल का। दूसरा, अब सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि अकेला हूं, अब मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस के अंदर मैं किसी और पर्सन को एंटर करके एक नया पार्टनर लेकर के आ जाऊं। अगर नया पार्टनर लेकर के आऊंगा, तो जितनी एसेट्स है उसका कंट्रीब्यूशन तो करेगा, लेकिन पिछले 8-10 सालों से मैं काम कर रहा हूं, मैंने मार्केट में गुडविल बनाई है, तो उसका भी मुझे क्या देना पड़ेगा? शेयर देना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा ना शेयर। तो जब कभी सोल प्रोप्राइटर क्या चाहता है, एडमिट करना चाहता है, एडमिट एनी न्यू पर्सन, तब भी वो किसका कैलकुलेशन करता है? गुडविल का कैलकुलेशन करता है। सोल प्रोप्राइटर को केवल इतने से ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो अपना बिजनेस सेल कर ले, या फिर वो क्या कर ले, किसी नए पार्टनर को अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आएगा। तो वो किसका कैलकुलेशन करता है? गुडविल का कैलकुलेशन करता है। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, तो पार्टनरशिप में कैलकुलेशन गुडविल का क्यों किया जाता है, बताइए। सबसे पहली चीज, दो पार्टनर मिलकर के पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे, अब उन्होंने बोला एक नए पार्टनर को लेकर के आते हैं। तो नया पार्टनर आएगा तो पुराने दो को अब फ्यूचर के अंदर होने वाले प्रॉफिट में हिस्सा क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो उस कम हिस्से को वो सेटअप करते हैं नए पार्टनर की गुडविल से। किससे करते हैं? नए पार्टनर की गुडविल से। मतलब अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है,
अगर कोई पार्टनर बिजनेस में से क्या होकर के जा रहा है, रिटायर, अगर वो रिटायर होकर के जा रहा है तो उसने कुछ सालों तक बिजनेस की जो रेप्यूटेशन है वो अर्न की थी, तो उस रेप्यूटेशन के बदले जो बचे हुए पार्टनर हैं वो क्या देते हैं, गुडविल का शेयर उसको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए गुडविल की वैल्यू तो पता होनी चाहिए। इसके अलावा रिटायर की बात कर रहे हैं तो साथ साथ में डेथ की भी बात कर लो। पार्टनर डेथ होगा तो जो डिकीज पार्टनर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रेप्यूटेशन में से कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो अपने रेशो के अंदर क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। पहले आप रेशो शेयर कर रहे थे 1:1, अब आपका रेशो हो गया 2:1, तो फ्यूचर के अंदर इस वाले पार्टनर को क्या करना पड़ रहा है, सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये जो सेक्रीफाइस है इसका अमाउंट कौन पे करेगा, जिस पार्टनर को गेन हो रहा है वो अमाउंट पे करेगा। इसलिए भी हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए। अब ये पार्टनरशिप क्या चाहती है, ये पार्टनरशिप होना चाहती है कन्वर्ट किसके अंदर, ये पार्टनरशिप कन्वर्ट होना चाहती है कंपनी के अंदर। तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी के अंदर कन्वर्ट होगी तो भी किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, गुडविल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब एक कंपनी को गुडविल का कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में आंसर ही क्या आता है, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज हो रहे हैं या फिर अमलगमेट हो रहे हैं, हम लोग हमारा पूरा का पूरा बिजनेस क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक लिमिटेड के अंदर क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ओके, इसके अलावा एक कंपनी को गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों है, बताएंगे सारे जल्दी से, बोलो। 3 पॉइंट, मर्जर एंड अमलगमेशन, बिजनेस को पूरा का पूरा सोल्ड कर दिया, या कोई भी प्राइवेट कंपनी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, पब्लिक लिमिटेड के अंदर कन्वर्ट हो रही है। इसके अलावा क्यों जरूरी है गुडविल का कैलकुलेशन, क्या, कंपनी का डीमर्जर करने के लिए भी गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत है, ठीक है। और डाउनफॉल के अंदर भी गुडविल देखते हैं क्या कोई, थिंक इट। और क्या रीजन हो सकते हैं, बोलिए। acquiring the business of others, acquisition of other business, और बोलो। तो मर्जर क्या होता है, मर्जर और एक्वाइजिएशन, बोलो और बोलो। अच्छा, एक कंपनी, मैं चाहता हूं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, तो इन्वेस्टमेंट जब करूंगा बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग तो करूंगा नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जब भी कोई कंपनी चाहती है अपने शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो उसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, गुडविल का कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बोलो। ये बेसिकली मेन रीजन है कि एक कंपनी को गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। चलो एक बार नोट्स में से देखते हैं। लोन लेते टाइम, लोन क्यों लोगे, मर्जर एक्वाइजिशन के लिए, बिजनेस सोल्ड करने के लिए, किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को परचेस करने के लिए, एक्वाइजिशन मर्जर के अंदर कवर हो गई ये चीज है। एसेट्स के लिए लोन ले रहा हो तो मार्केट की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो गुडविल मिल जाती है, पर्सनल लोन थोड़ी ले रहे हो। कंपनी अगर लोन ले रही है तो वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट को देख करके लेगी, तो आप बोल सकते हो परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ अदर कंपनी। किसी अदर कंपनी के अगर आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो भी आपको गुडविल की वैल्यू का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोलो। अच्छा, सेल ऑफ एसेट्स भी बोल दो सर, सही है। और कुछ बोलिए।
देखिए, हम बात कर रहे थे कि आखिर गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो गुडविल की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं, अगर फर्म अपना बिजनेस पूरा का पूरा सोल्ड करना चाहती है, या किसी पर्सन को एज ए पार्टनर कन्वर्ट करना चाहती है, या फिर कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, कंपनी के अंदर कन्वर्ट होना चाहती है, तो वो किसका कैलकुलेशन करेगी, गुडविल का कैलकुलेशन करेगी। अगर वो कोई पार्टनरशिप फर्म है तो क्यों करेगी, नया पार्टनर आ रहा है, ओल्ड पार्टनर रिटायर होकर के जा रहा है, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रहा है, जब कोई भी फर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, या फिर अलग अलग पार्टनरशिप फर्म मिलकर के क्या कर रही हैं, अमलगमेशन कर रही हैं। अलग अलग पार्टनरशिप मिलकर के अब क्या करना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो अमलगमेशन और पार्टनरशिप है तो भी वो किसका कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन। और आप पार्टनरशिप का पूरा बिजनेस ही क्या करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो भी होगी। चलो भाई, अब कंपनी के लिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम करने का किसका मिलेगा, कंपनी का ही मिलेगा। सबसे पहले, if the goodwill has already been written off in the past but value of same is recorded further in the books of accounts, आपने प्रीवियस गुडविल को क्या कर रखा है, राइट ऑफ कर रखा है, लेकिन फिर भी उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप क्या करना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो गुडविल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा बोल रखा है कि आप अमलगमेट होना चाहते हो किसी अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ। फिर बता रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज, अभी अभी बात हुई थी, स्टॉक एक्सचेंज, आप लोग मार्केट से शेयर परचेस करते हो, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं करते हो, किसके अकॉर्डिंग करते हो, मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू की जो कोटेशन होती है वो कहां दी हुई होती है, स्टॉक एक्सचेंज पे दी हुई होती है। इफ द stock exchange quotation of the value shares of company is not available in order to compute the gift tax, wealth tax, etc. हो सकता है आपने शेयर परचेज कर रखे हो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, और आपके शेयर की मार्केट वैल्यू आपको पता नहीं है। अब आपको, आपने उन शेयर को किसी पर्सन को गिफ्ट कर दिया, या खुद के पास ही रख रखे हैं, तो खुद के पास रख रखे हैं तो एक लिमिट के बाद आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ता है, वेल्थ टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। गिफ्ट दिया तो गिफ्ट टैक्स का भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो भी हम लोग इसकी वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं, गुडविल की वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं। ओके, और है, if the shares are valued on the basis of intrinsic value, market value और fair value method, ये बोलना चाह रहा है अगर गुडविल आपने शेयर्स की वैल्यू का कैलकुलेशन किसी भी के अकॉर्डिंग किया है, तो तीनों मेथड के अंदर आपको किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां तक सभी को क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आप मुझे बताएंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल कितने तरीके की होती है, बोलो। बेसिकली गुडविल दो तरीके की होती है, एक तो होती है परचेज गुडविल, और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड और अर्न। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 क्या बोलता है कि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स केवल एक ही गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्ड कौन सी होती है, परचेज गुडविल। जब आप किसी दूसरे पर्सन का बिजनेस अक्वायर करने के लिए जा रहे हो, तो जो परचेज करोगे उसके बिजनेस, तो उसके परचेज के साथ साथ उसकी गुडविल को भी क्या करोगे, परचेज करोगे। तो केवल उसी गुडविल को आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, दूसरी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करना है। ये आपने आज तक पढ़ा है कि अकाउंट्स के अंदर केवल कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, दो तरीके की गुडविल, एक परचेज गुडविल, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, तो इस तरीके की दो गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब हमने 12th क्लास के अंदर टॉपिक पढ़े थे सर, कुछ हिडन गुडविल भी होती है। कौन सी गुडविल होती है, हिडन गुडविल भी होती है। बट बेसिकली अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास दो ही गुडविल हैं, परचेस और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, ये तो थे टाइप्स ऑफ गुडविल। अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ गुडविल।
कि आखिर गुडविल का नेचर कैसा होता है। तो ये हमारे फेमस जानवरों के नाम है। इन जानवरों से हमारा डेली कोई ना कोई पाला पड़ता रहता है। सबसे पहला पाला पड़ता है हमारा डॉग से। जहां मालिक वहां डॉग, सही बात है ना? हाँ या ना? ठीक है। कैट 7 घर छोड़ती है, बोलते हैं ना, जब भी इसको बेबी बॉर्न होते हैं तो ये क्या करती है, 7 जगह उन घरों पे घुमाती है अपने बच्चों को। ये और एक हमारा चूहा, मर्जी जिस घर में जाना हो जब भी चला जाओ, नहीं जाना है तो अचानक से प्रकट होता है। कैसे होता है? अचानक से प्रकट होता है। डॉग, डॉग की क्या क्वालिटी है? जहां मालिक, उसके पीछे पीछे चलता जाएगा, छोड़ेगा नहीं मालिक का साथ। मतलब ऐसी गुडविल, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया, तो जितने सालों तक आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया, जो आपने खुद की वैल्यू बनाई है, वो वैल्यू आपके साथ साथ चलती भी जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आप दूसरे में चले गए, तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी रेपुटेशन सेम टू सेम बनी हुई है। तो उस तरीके की गुडविल के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल गुडविल। कैट घर बदलती है। क्या बदलती है? घर बदलती है। इसका कहने का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ गुडविल। अगर मैं पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूं, तब तक तो मेरी गुडविल रहेगी। जैसे ही उस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने छोड़ दिया, मेरी गुडविल बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, निल हो जाएगी। उस तरीके की गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। रेड गुडविल को पढ़ना है तो एक फेमस हिंदी मूवी का डायलॉग है, देखो वो आ गया। है क्या ऐसा कोई डायलॉग? देखो वो आ गया। कौन सी मूवी का डायलॉग है? आप मूवी याद करो, तब तक मैं गुडविल के बारे में बता देता हूं। ऐसी गुडविल जो एकदम से अराइज हो जाए। चूहा होता है, कभी भी कहीं से भी प्रकट होता है। तो ऐसी गुडविल जो कि ऑटोमेटिकली कभी भी अराइज हो जाए, हर बार अराइज नहीं होगी, कभी कभार अराइज होगी, उस गुडविल को हम लोग बोलते हैं कैजुअल गुडविल। तो गुडविल का नेचर 3 तरीके का होता है। एक तो होती है पर्सनल गुडविल, जो कि खुद की होती है। चाहे मैं कितने भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर लूं, लेकिन वो गुडविल मेरे पीछे चलती रहेगी। वो गुडविल मेरे पीछे हमेशा चलती रहेगी। कैट गुडविल, यहां पे मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, मेरी गुडविल बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, निल हो जाएगी। रेड गुडविल, कभी कभार गुडविल बन रही है, एक दिन बन गई, अगले दिन गुडविल खत्म। एक साल काम हो गया, प्रॉफिट अच्छा हो गया, अगले साल पता ही नहीं है। होता है ना काफी बिजनेसमैन ऐसे, 10 सालों में एक बार भी प्रॉफिट नहीं हुआ, एक साल आते ही उसको एकदम से प्रॉफिट हो जाए। तो वो कौन सी गुडविल कहलाती है? कैजुअल इवेंट गुडविल। तो इस तरीके से नेचर होता है गुडविल का। यस, फायरवर्क्स वाले बोल सकते हो, कैजुअल होता है, सही है। क्लियर? टाइप्स ऑफ गुडविल, 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। कौन कौन सी? परचेस और सेल्फ जनरेटेड। अकाउंटिंग की बात करूंगा तो वापस से जाऊंगा मैं, पार्टनरशिप के अंदर हिडन गुडविल होती है। पार्टनरशिप में पढ़ के आए हो, वो केवल पार्टनरशिप में ही मिलती है हमें। और जो यहाँ पे वो कैजुअल इवेंट गुडविल की बात हो रही थी, वो इस वाली गुडविल की बात हो रही थी। सही कह रहा हूं? ठीक है। नेचर ऑफ गुडविल, डॉग, कैट और रैट। और ये रियलिटी है। आप पढ़ रहे हो ना, तो इस पढ़ने के ऊपर ही ले लो। किसी ऑर्गेनाइजेशन के कारण आप कहीं पे जाके पढ़ रहे हो, किसी पर्टिकुलर टीचर के कारण जाके पढ़ रहे हो, और एक बात आ जाती है सीधी सीधी, कौन सी? मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूरी खाते खाते एक इंस्टीट्यूट दिख गया। कैजुअल इवेंट, दोनों है, ध्यान रखना, गलती से भी नहीं। ठीक है, वो वाली बात हो गई। चले आगे। चलो थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं, क्या है आखिर इनके अंदर हमारे पास ऐसा देखने के लिए। देखो भाई, इसने भी बता रखा है टाइप ऑफ गुडविल 2 तरीके की होती है। एक होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल कैसे अराइज होती है? परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन अ बिजनेस कंसर्न इज परचेज एंड परचेज
कंसिडरेशन पेड एक्सीड द फेयर वैल्यू ऑफ द सेपरेबल नेट एसेट्स रिक्वायर्ड। सर ये क्या है भाई साहब? एक पर्सन का बिजनेस परचेज करने गया, बिजनेस परचेज करने टाइम उसने बोला मेरी एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन ये बिजनेस मैं बेचूंगा 12 लाख रुपए का। भाई 2 लाख किस चीज के? पागल थोड़ी हूं जो 6 साल से बिजनेस कर रहा हूं। तो 2 लाख की मैंने मार्केट में क्या बनाई है? रेप्यूटेशन बनाई है। तो यही बोलना चाह रहा है कि नेट एसेट्स की वैल्यू जो आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो उससे जब ज्यादा होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं गुडविल। इस तरीके की गुडविल को हमेशा किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी गुडविल मैंने आपको कौन सी बताई? वो गुडविल जो कि नॉन परचेज गुडविल हो, कुछ खुद ने ही क्या की जनरेट की हो सकती है ये पॉजिटिव में हो और ये हो सकती है नेगेटिव में हो। बिजनेस खोलने से पहले तो अच्छा सारा काम चल रहा था, मार्केट में रेपुटेशन थी। बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस लॉस होता हुआ चला गया, मेरी पर्सनल वैल्यू भी लोगों के सामने क्या हो चुकी है? डाउन हो चुकी है। तो जो इनहेरिटेंट गुडविल होती है वो पॉजिटिव में भी काम करती है, साथ साथ किसके अंदर भी काम करती है? नेगेटिव के अंदर भी काम करती है। तो इस तरीके की दो गुडविल होती है। चलिए, ये तो था गुडविल, गुडविल का नेचर। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जब गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है तो ये वैल्यूएशन कैसे होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जो इसका वैल्यूएशन होता है वो होता है, सबसे पहला मेथड है ईयर परचेस मेथड। कौन सा मेथड है? ईयर परचेस मेथड। हम लोग यहाँ पे ईयर परचेस मेथड यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग केवल कौन सी गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं? ईयर परचेस, परचेस गुडविल को। दैट्स व्हाई इसका नाम ही क्या रख दिया गया? ईयर परचेस मेथड। ओके, जब ईयर परचेस मेथड की बात आएगी तो इसका वैल्यूएशन दो तरीकों से किया जाता है। या तो आपके एवरेज प्रॉफिट की हेल्प के थ्रू, या फिर आपके सुपर प्रॉफिट की हेल्प के थ्रू। यहां पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। जो 12th के अंदर गुडविल पढ़ रखी है उसके अंदर तो हमारा पूरा का पूरा काम हमारे एवरेज प्रॉफिट से चल जाता था, लेकिन यहां पे एवरेज प्रॉफिट से नहीं चलेगा। यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी हमें? एवरेज प्रॉफिट की जगह पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की। गुडविल के कैलकुलेशन का जो दूसरा मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन? What do you mean by capitalization? हम लोगों ने अर्निंग की है, सपोज कीजिए 10 लाख रुपए की, और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी चल रही है? 10%। तो इस 10 लाख को अर्न करने के लिए मैंने कम से कम कितने का इन्वेस्टमेंट किया होगा? 1 करोड़ का। तभी जाके मुझे कितने रुपए रिटर्न मिले? 10 लाख रुपए रिटर्न मिले। तो जो ये 1 करोड़ का आपने कैलकुलेशन किया, ये हो गया आपके रिटर्न का कैपिटलाइजेशन। क्या हो गया? कैपिटलाइजेशन। कि एक्सपेक्टेड अर्निंग करने के लिए मुझे कितना एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटलाइजेशन। क्लियर? प्रॉफिट का क्या करना? कैपिटलाइजेशन करना। अब कैपिटलाइजेशन के अंदर गुडविल का कैलकुलेशन तो दो तरीके से होता है। या तो आप एवरेज प्रॉफिट से कर लो या फिर आप सुपर प्रॉफिट से कर लो। चलता आ रहा है ये काम। लेकिन हमेशा जब भी कैपिटलाइजेशन की बात आएगी, चाहे मैं सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेशन कर लूं, चाहे मैं एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेशन कर लूं, गुडविल की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। इसलिए अधिकतर हम लोगों को पढ़ने के लिए एक ही मेथड मिलता है कैपिटलाइजेशन के अंदर। कौन सा? सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल को कैलकुलेट करने का तीसरा मेथड और है जिसका नाम क्या है? एन्युटी मेथड। यहां पे आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होती है। क्या दे रखी होती है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फ्यूचर के अंदर उस परसेंटेज की क्या वैल्यू होने वाली है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं आइदर सुपर प्रॉफिट, आइदर आइदर एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से। मतलब जब इसके वैल्यूएशन की बात आती है तो इसका वैल्यूएशन भी दो तरीके से होता है।
या तो एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, या फिर इस चार्ट को जब आप देख रहे हो कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होता है, तो हमें देखने के लिए केवल दो चीजें मिल रही हैं। इन मेथड के अंदर सबके अंदर कॉमन है एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल के कैलकुलेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल ही किसका है? गुडविल के कैलकुलेशन के अंदर सबसे बड़ा रोल ही प्रॉफिट का है। जितनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, उतनी अच्छी आपके गुडविल की वैल्यू। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, हमने लास्ट के अंदर मेंशन किया था प्रॉफिटेबिलिटी, किया था सबसे लास्ट में। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गुडविल के वैल्यूएशन के अंदर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इसका सबसे पहला मेथड गुडविल के वैल्यूएशन का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ईयर परचेस मेथड। और ईयर परचेस मेथड का भी हम लोग सबसे पहला मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट। अब अगर एवरेज प्रॉफिट के मैं बारे में बात करूं, तो एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है? सर, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स से हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। ये तो एक नॉर्मल सा लॉजिक है, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जब कभी भी एवरेज प्रॉफिट की बात आएगी, तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर अगर प्रॉफिट का किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं है, तो हम लोग निकालते हैं सिंपल एवरेज। अगर प्रॉफिट प्रॉपर या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, तो हम लोग यहां पे कौन सा प्रॉफिट निकालते हैं? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट के अंदर हम लोग वेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे या फिर सिंपल एवरेज की बात करेंगे। लेकिन उस टोटल प्रॉफिट में जो हमें प्रॉफिट लेना होता है, उसके अंदर हमें काफी सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। हम लोगों को जो आपके ईयर, पर्टिकुलर ईयर का क्या दिया हुआ होता है? प्रॉफिट दिया हुआ होता है। यहां से हमें निकालना होता है एक्चुअल प्रॉफिट। सर, ईयर प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट जाने का तरीका क्या होता है, बताएंगे आप? व्हाट इज द वे? नॉर्मल ईयर प्रॉफिट से हम लोग कहां जा रहे हैं? एक्चुअल प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, कहां से कहां पे जाना है? ईयर प्रॉफिट से मुझे जाना है एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ। कैसे जाओगे? सबसे पहले बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके के नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होंगे। बिजनेस के अंदर क्या होंगे? नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होंगे। उन सारे के सारे नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देते हैं? फिर से ऐड कर देते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो, गुडविल का कैलकुलेशन किसके बिहाफ पे कर रहे हो? अपने बिजनेस के बिहाफ पे कर रहे हो। ठीक है, तो बिजनेस किसके बिहाफ पे होता है? बिजनेस का मतलब आती है ट्रेडिंग की बात आ जाती है, जिसके अंदर हम लोग रूटीन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो जो आपको आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता है, उस नेट प्रॉफिट के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि बिजनेस से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते हैं, तो उन को वापस से हमें क्या करना होता है? ऐड करना होता है। बी, जितनी भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है, उन्हें हमें क्या करना होता है? लेस करना होता है। सबसे पहले क्या करना है? जितनी भी ट्रेडिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें तो कर देना है फिर से ऐड, और जितनी भी नॉन ट्रेडिंग इनकम है उसे क्या कर देना है? लेस। ऐसे ही एबनॉर्मल गेन हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है? पहले से एडेड होता है, उसे क्या कर देना है? लेस। और एबनॉर्मल लॉसेस को क्या कर देना है? ऐड। क्लियर? तो इस बियाफ पे ईयर प्रॉफिट से आप कहां चले जाते हो? एक्चुअल प्रॉफिट पे चले जाते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद स्टेप नंबर 2 में आप लोग क्या करते हैं? स्टेप नंबर 2 के अंदर आप लोग कैलकुलेशन करते हो एवरेज प्रॉफिट का। यहां पे दो चीजें चेक करनी है, या तो कोई ऑर्डर है या फिर कोई ऑर्डर
नहीं है, असेंडिंग में होगा या डिसेंडिंग में होगा या फिर नॉर्मल ऑर्डर होगा। अगर कोई भी ऑर्डर नहीं है प्रॉपरली, तो यहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं। और सिंपल एवरेज का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर मैं बात करूं असेंडिंग और डिसेंडिंग के अंदर आपको किसी भी तरीके का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां पे आपको कैलकुलेशन करना होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। और वो कैसे होगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। इस बिहाफ पे आपको कैलकुलेशन करना होता है किसका? एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना होता है। बात आती है किस चीज की बात आती है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, यहां पे एवरेज प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। यहां से हमें कहां जाना होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे। तो चलिए, हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है? स्टेप नंबर 3 है कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल करके आया है, इससे मैं कहां जाऊं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे जाऊं। और कैसे जाया जाएगा? जो आपका एवरेज प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर से हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, हो सकता है फ्यूचर के अंदर आप लोग कोई डिसीजन लेने वाले हैं, और उन डिसीजन के कारण फ्यूचर में आके एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप गुडविल का कैलकुलेशन फ्यूचर के अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो फ्यूचर के सारे एक्सपेंसेस को यहां से क्या कर लिया जाता है? लेस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं फ्यूचर के अंदर होने वाली सारी की सारी इनकम्स को। हो सकता है डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन लेने से हर ईयर मेरा प्रॉफिट क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे? फ्यूचर इनकम को ऐड कर देंगे। क्लियर? और इस ब्याफ पे हमारे पास क्या आ जाता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और हमें निकालनी है किसकी वैल्यू? गुडविल की वैल्यू जैसे ही निकालनी है, तो हमें ध्यान रखना है जितने भी ईयर्स की जितने भी ईयर्स की बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है, मतलब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, कि फ्यूचर के अंदर उस गुडविल का बेनिफिट हमें कितने सालों तक मिलेगा। फ्यूचर के अंदर उस बिजनेस का बेनिफिट हमें कितने सालों तक मिलेगा, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हम लोगों ने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला है। ओके, ये था सिंपल सा हमारा फर्स्ट मेथड, ईयर ऑफ परचेज से गुडविल का कैलकुलेशन करना। ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारा जो गुडविल का एक छोटा सा पार्ट रिमेनिंग रह गया था, गुडविल के कैलकुलेशन के हमने मेथड्स पढ़े थे, जिसके अंदर हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट किया था एवरेज मेथड का। एवरेज मेथड के अंदर क्या क्या कैलकुलेशन होते हैं, प्रॉफिट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया जाता है, वो हमने कंप्लीट किया था। आज की क्लास के अंदर इसके जो रिमेनिंग मेथड्स हैं दोनों, हम उन्हें कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ईयर परचेज मेथड का सुपर प्रॉफिट मेथड है, उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास। हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल के कौन से मेथड की? सुपर प्रॉफिट की। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। टेल मी, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट? हाँ, बोलो। यस, समझ गया मैं। आपने बोला कि सर नॉर्मल प्रॉफिट जो मार्केट के अंदर चल रहा है, उससे ऊपर से अगर कोई कंपनी कमाती है तो उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट?
बोर तो हम हो जाते हैं चैप्टर पढ़ के, लेकिन रियलिटी में मीनिंग नहीं पता ना। हम लोगों को सबको क्या पता होता है? सुपर प्रॉफिट। हाँ सर सुपर प्रॉफिट हमें पता है, क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। रियल मीनिंग तो बताओ उसका। मार्केट के अंदर हम जो अर्न कर रहे हैं, केवल हमसे मतलब नहीं है, पूरी दुनिया जो अर्न कर रही है ना मार्केट के अंदर। सपोज करो मार्केट के अंदर दुनिया अर्न कर रही है 2 लाख रुपए, और हम लोग पिछले कुछ सालों से, या प्रीवियस ईयर की ही बात करूं, मैंने अर्न किए 3 लाख। तो मार्केट के अंदर जो रिटर्न चल रही है उसके कंपैरिजन में जो मैं अर्न कर रहा हूं, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट मैंने अर्न किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसी को? सुपर प्रॉफिट। मींस सुपर प्रॉफिट की बात करें, मैंने आपको अभी अभी क्या बोला? जितना हमने अर्न किया, हम जो अर्न करते हैं वो हमारा कौन सा प्रॉफिट होता है? एक्चुअल प्रॉफिट। लेकिन केवल प्रीवियस ईयर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारे एवरेज प्रॉफिट से। किससे मतलब है? एवरेज प्रॉफिट। हो सकता है पिछले 3-4 सालों से। अगर मैं केवल 1 साल के प्रॉफिट का कंपैरिजन करूं, तो बात तो वही होगी ना, नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, बात तो निल हो जाएगी ना, जीरो की। पिछले साल मैंने कितना अर्न किया, तो मतलब मेरे को मार्केट में आया हुआ पिछला साल ही हुआ है, 1 साल ही हुआ है बिजनेस के अंदर आया हुआ। तो क्या मैं दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा अर्न कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता ना, क्योंकि पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी? एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तब जाके मेरी अर्निंग क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट्स वाई यहां पे हम लोग क्या लेते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग हमेशा डिडक्ट कर देते हैं किसको? नॉर्मल प्रॉफिट को। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रॉफिट। जैसे ही यहां पे कैलकुलेशन की बात आती है एवरेज प्रॉफिट की, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। कि मार्केट में इसी रेपुटेशन के ब्याफ पे अगर मैं काम करता रहा, तो फ्यूचर के अंदर मेरा प्रॉफिट कितना मेंटेन रहने वाला है। और इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब बात आती है सबसे बड़ी, हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। हाउ वी कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट की बात आती है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? कि ऐसा अमाउंट जो हम लोगों ने बिजनेस के अंदर क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसा अमाउंट जो बिजनेस के अंदर मैंने क्या कर रखा है? इन्वेस्ट कर रखा है। तो बहुत सारे कंसर्न होते हैं। सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर ने कितना अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, कैसे निकालती हो? नॉर्मल सी बात है, उसकी जो टोटल कैपिटल है, जो उसकी टोटल कैपिटल है वही क्या हो जाएगी उसके लिए? कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई, जितना बिजनेस के अंदर मनी इन्वेस्ट किया। अब कैपिटल के अंदर चेंजेस होते हैं। हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, पैसा लगाया कैश आया, अब कुछ भी परचेस कर रहे हैं कैश में से डिडक्ट कर देते हैं। कभी कभार कुछ चीजें हम लोग कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं, करते हैं ना। तो मतलब उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बहुत सारे कैपिटल के अंदर से एडजस्टमेंट। तो जो वो कैपिटल वर्ड है ना, केवल उस कैपिटल को काउंट नहीं कर सकते, उसके अंदर जो एडजस्टमेंट हुए उन्हें भी क्या करना होता है? कैलकुलेशन का पार्ट लेना पड़ता है। ये तो बात हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की। पार्टनरशिप की बात करूं तो, अगर 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 10 पार्टनर मिलकर के काम कर रहे हैं, तो जितनी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट किया उन सभी का टोटल, साथ में हो सकता है उनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ चीजें मेंशन हो। क्या मेंशन हो? कि हम लोग इतना परसेंट पार्ट रिजर्व के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो रिजर्व को भी तो हम लोग काउंटिंग के अंदर लेंगे ही लेंगे ना, लेंगे। ये हो गई पार्टनरशिप की बात। और अगर मैं कंपनी की बात करूं तो, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स हैं, उसके अंदर से किसको माइनस कर दो? जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। हम लोगों को जनरल साइंस के अंदर पढ़ना है, तो हम लोग
कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। सबसे पहले हमने क्या ले ली, हमारी टोटल एसेट्स। अच्छा, बुक वैल्यू लोगे या मार्केट वैल्यू लोगे? सोचो और मुझे बताओ। कैलकुलेशन फ्यूचर के अकॉर्डिंग करने वाले हो या पास्ट के अकॉर्डिंग करने वाले हो? हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, गुडविल फ्यूचर के लिए तो होने वाली है कैलकुलेट। तो बुक में क्या वैल्यू है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें आज की मार्केट वैल्यू से लेना देना है। तो यहां पे टोटल एसेट्स की वैल्यू किस प्राइस पे ली जाएगी? रीवैल्यूड प्राइस पे ली जाएगी। बात क्लियर? टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, बताओ भाई किन किन चीजों को एक्सक्लूड करते हैं? किसी भी तरीके की फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और कुछ? इन दो को तो नहीं लेते, कंफर्म है? अब एक बात बताओ मुझे, फिक्टिशियस एसेट्स की जो बात कर रही हो तो एग्जांपल देना एक दो फिक्टिशियस एसेट्स के। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ओके, और अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, राइट ऑफ होने वाले एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, गुडविल, गुडविल को कभी काउंट नहीं करेंगे इधर। इधर क्या गया है, वो तो शेयर्स की बात करते हैं अपन, अपन केवल गुडविल का कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन राइट ऑफ होती है, शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ होते हैं, और एक बताया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है? इसके अंदर से हमें लेस करना है, किसको लेस करना है? हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज को। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर डिबेंचर्स हो गए, बैंक लोन हो गया। क्लियर? अब एक चीज यहां पे समझने लायक है बहुत अच्छी, क्या क्या समझने लायक है? प्रेफरेंस शेयर्स, if it is specified particularly in the question that preference share are going to be redeemed, तो इसके अंदर एक्सटर्नल लायबिलिटी में इंक्लूड करना है, अदरवाइज उसको इंक्लूड कभी भी नहीं किया जाता। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग गुडविल, और उसके अंदर जब हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर को काउंट नहीं करना है जब तक क्वेश्चन के अंदर मेंशन ये ना हो दे आर गोइंग टू बी रिडीम। बात क्लियर? यहां पर जाकर के आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल। जनरली हम लोग हमेशा कौन सी क्लोजिंग कैपिटल को काउंट करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का ही क्या करते हैं? कैलकुलेशन। अच्छा, किसी को यह पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की दो अप्रोच होती है? कितनी अप्रोच होती है? दो। एक होती है एसेट्स अप्रोच और एक होती है लायबिलिटीज अप्रोच। एक होती है एसेट्स अप्रोच, दूसरी होती है लायबिलिटी। अच्छा, लायबिलिटी अप्रोच पता है क्या कैसे होती है? ये तो थी हमारी एसेट साइड वाली अप्रोच। अब बात करते हैं कौन सी अप्रोच की? लायबिलिटी अप्रोच। बता सकते हो क्या लायबिलिटी अप्रोच में क्या हो गया? अभी थोड़ा कान में सुनाई दिया मुझे कि सर ओनर्स फंड आएगा ना। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही किससे होता है? ओनर्स से होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन लगाता है? कैपिटल ओनर्स लगाते हैं। तो बताओ, नॉर्मल सी बात है, आपकी शेयर कैपिटल कौन कौन सी, चाहे वो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल हो
चाहे वो हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होने वाला है, तो यहां पे शेयर कैपिटल में कौन से शेयर आएंगे? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर नहीं आएंगे। लेकिन ये बहुत रेयर चांस है जब आपको ये कंडीशन दी जाए। तो सारी की सारी शेयर कैपिटल प्लस ऑल दी टाइप ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, हो गया काम खत्म। बस इतना ही आता है। एक बात बताओ, एसेट्स का टोटल 10 लाख, जिसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एसेट्स दे रखी है, जिसके अंदर दे रखे हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख। ठीक है, तो जो हम लोग टोटल एसेट्स लेते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को हटा के ये कितने लूंगा? 9 लाख लूंगा। ठीक है, यहां तो ले ही नहीं रहे। अब आपने यहां पे क्या ले रखा है? इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखे हैं 3 लाख के, करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख की। ठीक है, यहां का टोटल भी कितना हो गया? 10 लाख। यहां पे आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं 1 लाख के, और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 2 लाख रुपए की। यहां पे फिक्स एसेट्स दे रखी है 5 लाख, और करंट एसेट्स दे रखी है 4 लाख। ठीक है, अगर मैं केवल इस वाली साइड की बात करूं, तो नेट एसेट्स लोगे, सॉरी टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने लूंगा? 5 और 4 9 लाख, लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज 2 लाख ये हटा दूंगा, 1 लाख ये हटा दूंगा, 3 लाख हटा दिए, कितने आ गए? 7 लाख। ये वाली अप्रोच, 9 में से 3 गए, ये टोटल आ गए आपके पास 6 लाख। क्लियर? अब मैं इधर की बात करूं, अगर इसकी बात करें तो तुम लोगों ने क्या बोला? सर इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो और रिजर्व एंड सरप्लस ले लो। 4 लाख और 3 7 लाख इक्वल आया। एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है सर, तो कहीं तो लिखा हुआ ही नहीं है मैंने एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। क्यों इक्वल नहीं आया? रीजन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां काउंटिंग में लिए ही नहीं है हमने, लेकिन यहां के टोटल में तो इंक्लूडेड है ना वो पहले से। दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, तो यहां तो पहले ही इंक्लूडेड है। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर से इसको हमेशा क्या किया जाता है? राइट ऑफ। तो रिजर्व एंड सरप्लस पहले 3 लाख के थे, इसमें से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1 लाख के हटा दूंगा तो कितने रह गए? 2 लाख। तो 4 और 2 6 लाख, आगे दोनों साइड इंक्लूड। मतलब जब कभी भी हम लोग लायबिलिटी साइड को फॉलो करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखना, जितने भी एक्सपेंसेस राइट ऑफ होने वाले हैं, उन्हें क्या करना है? लेस करना है। क्यों करना है? विथ रीजन एक्सप्लेन कर दिया। एसेट साइड में इंक्लूड है, हमने लिए ही नहीं। लाइबिलिटीज में तो इंक्लूडेड हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिडक्ट एक्सपेंसेस विच आर गोइंग टू बी राइट ऑफ, प्रिलिमिनरी, डिस्काउंट, ये कुछ एक्सपेंसेस हमें दिए हुए मिलते हैं। उसके बाद हमारे एक बच्चे ने कहा, सर आपने बोला था फिक्स एसेट्स 5 लाख की थी। कितने की थी? 5 लाख की थी। नहीं, 4.5 लाख की मानते हैं। ठीक है, इसकी रीवैल्यू हो गई 50,000 की। तभी तो आपने कितने रुपए लिए थे? 5 लाख। क्या इसका इफेक्ट इसके अंदर कहीं दे रखा है क्या? जब एसेट साइड की अप्रोच को मैं फॉलो करूंगा, जब एसेट साइड की अप्रोच को मैं फॉलो करूंगा, तो एसेट्स को तो मैंने रीवैल्यूड प्राइस पे दिखा दिया। तो जो अमाउंट एक्स्ट्रा हुआ, उसका कोई इफेक्ट शेयर कैपिटल में पड़ा होगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ा होगा। उसका कोई इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ना चाहिए क्या? पड़ना चाहिए ना। अभी तक पड़ा तो नहीं है ना। रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से एक टॉपिक आता है कि जब कभी भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हमारे अकाउंट के अंदर एक रिजर्व क्रिएट किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो वो इंक्रीज हुआ ना, तो हम लोगों को यहां पे ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ
एसेट्स और लेस करना पड़ेगा लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, और जो अल्टीमेट हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों साइड की अप्रोच क्लियर कि इन चीजों को हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज यहां पे जितनी भी एसेट्स ली गई है वो रीवैल्यूड प्राइस पे ली गई है, तो जितना भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है उसका इफेक्ट सीधा का सीधा कहां पे देखने को मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। अच्छा, जब कभी भी एसेट्स की रीवैल्यू की जाती है और उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कौन से नेचर का होता है, कौन से नेचर का होता है, कैपिटल रिजर्व होता है ना। एसेट्स को सेल करो, बाय करो और उसकी रीवैल्यू करो, जो भी इंक्रीमेंट अगर होता है तो वो कौन सा होता है, कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व तो इंक्लूड होगा ही ना एसेट्स के कैलकुलेशन के अंदर, कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन के अंदर, दैट्स व्हाई इसको इंक्लूड करते हैं। और कोई चीज रह गई, नहीं रही। ये मेरे पास क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे गुडविल। गुडविल निकलती कैसे है, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर लो नॉर्मल प्रॉफिट, बट हर जगह पे बट मिलेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ गया तो क्या करना है, इफ द क्वेश्चन इन नेगेटिव, इफ द आंसर इज इन नेगेटिव, देन normal profit need to calculate on the behalf of average capital employed। सिंपल सा फंडा, इधर चेक किया जाएगा, अगर हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आंसर जब कभी भी नेगेटिव में आएगा तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही एवरेज की बात आती है, किसकी बात आती है, एवरेज की। दिन दिन में दिमाग बोल लो, हर जगह एक ही ख्याल आता है, सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। सर क्लोजिंग तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ओपनिंग को कैसे निकालेंगे, हो सकता है इन द क्वेश्चन वो आपको ओपनिंग डेटा भी दे, साथ साथ में कौन सा डेटा दे, क्लोजिंग डेटा भी दे, तो दोनों का कैलकुलेशन करना पॉसिबल है। अब अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई है तो आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है तो इसको हमेशा माइनस करना है हाफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मेंशन कर देता हूं क्लियरली, यहां पे जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको क्या करना है, डिडक्ट। रीजन बता देता हूं, जो प्रॉफिट अर्न हुआ तो जनरल टेंडेंसी है आधा तो प्रॉफिट रिजर्व में चला जाएगा और आधा प्रॉफिट कहां चला जाएगा, घर पे लेकर के चले जाओगे। तो यहां पे जो रिजर्व इंक्लूड किए थे आपने, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारा का सारा प्रॉफिट इंक्लूड होता है, तो जो आपने विड्रॉ कर लिया उसको क्या कर दिया जाता है, लेस कर लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर तो 100% इंक्लूडेड है पहले रिजर्व एंड सरप्लस में से, तो उसमें से आपने कितना डिडक्ट कर लिया, हाफ डिडक्ट कर लिया। अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अवेलेबल नहीं है तो आप क्या ले लोगे, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस साल का प्रॉफिट है तो आधा तो विड्रॉ करोगे तो एंड में करोगे, लेकिन पहले आधा इंट्रोड्यूस भी तो करोगे ना। तो इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं हाफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बात क्लियर। तो इससे मेरे पास क्या निकल करके आ जाएगी, इससे मेरे पास निकल करके आ जाएगी नॉर्मल प्रॉफिट, और हम लोग किसका कैलकुलेशन कर लेंगे, गुडविल का। गुडविल का कैलकुलेशन यूं होता है क्या, क्यों, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, नंबर ऑफ ईयर्स। हो गई गुडविल निकल के आ गई कैलकुलेट। कितने मेथड हो गए, फर्स्ट मेथड हुआ है अभी तक, दो नहीं हुए। फर्स्ट मेथड गुडविल का कैलकुलेशन कितने मेथड से होता है, तीन तरीकों से। कौन कौन सा था, ईयर ऑफ परचेस मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और तीसरा एन्युटी मेथड। तीसरा कौन सा था,
एन्युटी। तो अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया कौन सा मेथड, पूरा का पूरा ईयर परचेस मेथड। आखिर ईयर परचेस मेथड नाम क्यों दिया गया? बिकॉज अकाउंटिंग की जनरल टेंडेंसी है केवल परचेस गुडविल को ही अकाउंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स वाई एक नए मेथड का नाम बता दिया गया, क्या बना दिया गया, ईयर परचेस मेथड। अब गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास सेकंड जो मेथड है उसका नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन। तो अगर अपन थोड़ी पास्ट की बात करें तो आपके 12th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी गुडविल कैलकुलेट होती है और एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से भी गुडविल कैलकुलेट होती है। सब पढ़ के आए हो ये चीज? लेकिन दोनों से आंसर इक्वल आता है, ये चीज पता है आपको? यू कैन ट्राई इट। सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी ले लेना और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन भी ले लेना, आंसर दोनों से इक्वल आता है हमेशा। ठीक है, तो देखो कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो उसकी बात करते हैं। मैंने प्रॉफिट अर्न किया 10 लाख और मार्केट में रेट चल रही है 6%, तो उस 10 लाख को अर्न करने के लिए मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, बताओ? 10 लाख डिवाइड बाय 6, 10 लाख डिवाइड बाय 6%। सिंपल सी, 1,66,66,667। इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा तब मैं जाकर के कितने कमाऊंगा, 6 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख रुपए मैं कमाऊंगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये हमने मार्केट में एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली है। किसकी वैल्यू निकाली है? मार्केट में एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाली है कि भाई साहब नेक्स्ट ईयर मैं 20 लाख कमाऊंगा, और मार्केट में नॉर्मल पर्सन जो है ना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की रेट कितनी चल रही है उस इंडस्ट्री के अंदर, 10% की चल रही है। ऊपर नीचे रिस्क का हो सकता है कि 2%, और रिस्क हमेशा पॉजिटिव फैक्टर लेकर के चलता है। तो 10 और 2 12, अर्न कितने करना चाहता हूं, 20 लाख, तो 20 लाख के अंदर किसका डिवाइड दे दूंगा, 12% का क्या दे दूंगा, डिवाइड। क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है ना, वो आपके लिए अधिकतर पॉजिटिव वे में वर्क करता है। अजम्पशन है तो अजम्पशन में क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन अभी रिस्क फैक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे अपन को, तो बात किसकी करनी है, कैपिटलाइजेशन की। मैंने क्या बोला, इस बार मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, कितना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए, 10 लाख रुपए का। मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट क्या चल रही है रिटर्न की, 5%। तो बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, 10 लाख डिवाइड बाय 5%, दैट इज 2 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये रिटर्न थी ना, जो रिटर्न का दूसरा नाम प्रॉफिट होता है क्या? अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, मनी, रिटर्न आएगा। तो रिटर्न दो तरीके से आती है हमारे पास, हमने अभी तक पढ़ी है, या तो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आएगी या फिर एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करने बैठ रहा हूं, तो इसका कैलकुलेशन भी दो तरीके से किया जाता है। या तो आपका एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा, या फिर सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग किया जाएगा तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न। अगर एवरेज प्रॉफिट की भी आप पे किया जाएगा तो पहले आपको निकालनी पड़ेगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलेगी, एपी डिवाइड बाय रेट। इन लास्ट आप जाके किसकी वैल्यू निकालोगे, गुडविल की। गुडविल कैसे निकलेगी, जो आपने सीवी ऑफ एपी निकाली, इसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड को। इक्वल क्यों आते हैं, रीजन अभी दे देता हूं। सुपर प्रॉफिट में पहुंचने के लिए हमें नॉर्मल प्रॉफिट का निकालना बहुत जरूरी है, और वहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो परसेंटेज का कैलकुलेशन किया जाता है ना, और यहां पे जो माइनस कर रहे हो, उसका ओवरऑल इफेक्ट सेम टू सेम वही रहने वाला है। पॉइंट में भी इवन कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई दोनों का आंसर क्या आता है, सेम। और हमारे सिलेबस के अंदर इसने खुद ने क्या बोल रखा है, केवल कौन से मेथड से कैपिटलाइजेशन के, सुपर प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइजेशन जो मेथड है, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज गुडविल। यहां पे मैंने क्या निकाली, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट,
और यहां क्या निकाली है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट होती है वो डायरेक्टली क्या बताती है, गुडविल। और ये हमें क्या बताती है, पहले एपी की वैल्यू, और एपी के बाद आपने कितना मनी एक्स्ट्रा अर्न किया है उसकी वैल्यू निकाल लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। पहले से ही एक्स्ट्रा था और इधर एक्स्ट्रा वैल्यू कैपिटलाइज के भी पे, यहां पे हम लोग केवल एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात करते हैं, और यहां पे हम लोग एक्स्ट्रा मनी की बात कर रहे हैं, केवल प्रॉफिट नहीं, ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, क्लोजिंग रहेगी, या अधिकतर अधिकतर नहीं, 99% केसेस के अंदर हमें क्या लेके चलनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, ध्यान रखना। ठीक है, एक लास्ट मेथड और है, कौन सा है, ये और भी सिंपल। अब ये एन्यूटी भी है ना, ये भी दो तरीके से, या तो एवरेज प्रॉफिट पे या फिर सुपर प्रॉफिट पे। एन्यूटी कहां पे वर्क करता है, ये आपको प्रेजेंट वैल्यू बताना चाहता है। एन्यूटी बताती क्या है, फ्यूचर के 5 सालों की आज के अंदर प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यही बताती है एन्यूटी टेबल, कि मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रही है 10%, तो अभी कितना इन्वेस्टमेंट करूं तब वहां तक मैं पहुंच सकता हूं। ठीक है, तो एन्युटी टेबल की हेल्प के थ्रू आप क्या निकालोगे, रेट निकाल देते हो, अमाउंट निकाल देते हो, उसकी वैल्यू निकाल देते हो, जो कि आपको हमेशा क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। वरना कैलकुलेटर है तुम्हारे पास, 10% की आज से 5 साल के बाद क्या वैल्यू होने वाली है, तो जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, एन्युटी वैल्यू। अब वो बोलेगा सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वैल्यू बता दो या फिर एवरेज प्रॉफिट, तो वही कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट की बात होगी तो किसकी हो जाएगी, पहले कैपिटलाइजेशन की, और कैपिटलाइजेशन के बाद किसकी बात हो जाएगी, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, डायरेक्ट एन्यूटी की वैल्यू से किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सुपर प्रॉफिट को। क्लियर, ये 3 मेथड थे। ठीक है, प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूं तो गुडविल के बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे,